नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आज की इस चर्चा को शुरू करेंगे 1975 से, जब भारत का लोकतंत्र सलाखों के पीछे था। भारत के जननायकों को ही जेलों में डाल दिया गया था। सत्ता के लोभ में मानव अधिकारों का हनन हो रहा था। मीडिया को बेड़ियां पहना दी गई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपातकाल की। और आज की इस चर्चा में हमारे साथ हैं महेश बाबू गुप्ता जी। महेश बाबू गुप्ता जी एक सीए हैं और वर्तमान में एमबी गुप्ता एंड कंपनी नाम से अपना व्यवसाय चलाते हैं। महेश जी वर्तमान में भारत विकास परिषद में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं। महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महेश जी ने मात्र 17 वर्ष की आयु में लोकतंत्र की इस हत्या को देखा और आपातकालीन संघर्ष को जिया भी। इस चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हमारे आज के युवाओं को और आज की इस पीढ़ी को आप बताएं कि आपातकाल आसान भाषा में था क्या। मैं आपातकाल 1975 25 जून को लगा था। हम सबको ध्यान होगा 1971 में बांग्लादेश युद्ध के बाद प्रधानमंत्री उस समय थी इंदिरा गांधी। उनको बहुत अच्छी जीत मिली थी। उस जीत में उन्होंने रायबरेली से इलेक्शन लड़ा था। उस समय के दिग्गज सोशलिस्ट नेता थे राजनारायण जी। राजनारायण जी ने उनके अगेंस्ट में इलेक्शन लड़ा था और इलेक्शन पिटीशन उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनके अगेंस्ट में सबमिट किया। उनका आरोप था कि इंदिरा गांधी जी ने इलेक्शन को मैनिपुलेट किया, इसके कारण से उनको जीत मिली। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरुद्ध अपना फैसला दिया। उनको निर्देश दिया कि भी आपका इलेक्शन ठीक नहीं है, आपने चुनाव ढंग से नहीं लड़ा है, इसलिए आपको इस्तीफा देना चाहिए। अब इस्तीफा देने की मजबूरी थी। उसी समय उन्होंने, चूंकि सत्ता में रहना था, पूरे देश में पूरा देश आंदोलनरत था। जयप्रकाश जी के नेतृत्व में पूरे देश में संपूर्ण क्रांति का हवा चल रही थी। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो ही गया था, गुजरात में भी लगभग सत्ता परिवर्तन हो गया था और उस आंदोलन को कुचलना था, सत्ता में रहना था। तो उनको उनके सहयोगी ने सलाह दी कि भाई आपातकाल अगर लागू कर दिया जाए तो आप सत्ता में बने रह सकते हैं और फिर आपको इस आपातकाल को अगर लोकसभा से अप्रूव करा लें तो आपको इस्तीफा देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने आपातकाल लगा दिया। आपातकाल जिस दिन घोषित किया 25 जून को, उसी समय से लेकर के देश के जितने भी मूर्धन्य विरोधी नेता थे सबको, जयप्रकाश नारायण जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे जितने भी नेता थे बड़े बड़े, उन सबको उसी रात जेल के अंदर डाल दिया गया। समाचार पत्रों में इसकी कोई सूचना ना जा पाए, इसलिए वहाँ भी सेंसरशिप लगा दी गई। मुझे ध्यान है, मैं वैसे तो छोटा ही था, लेकिन जो बुजुर्ग थे उस समय बताते थे कि दिल्ली के अखबारों ने अपने संपादकीय नहीं लिखे। उन्होंने लिखा उसमें कि हमारी आवाज़ बंद कर दी गई। इस तरह के संपादकीय के बिना उन्होंने अखबार छापे। तो एक तरह से प्रेस का भी गला घोंट दिया गया। मैं उस समय संघ शिक्षा वर्ग में था। हाई स्कूल मैंने एग्जाम दिए थे। संघ शिक्षा वर्ग में जून में मैं फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में वर्ग लगा हुआ था। मैं फिरोजाबाद का ही रहने वाला हूँ। 25 जून को परम पूज्य बाला साहब देवरस हमारे वर्ग में आए हुए थे। ये हमारा सौभाग्य था कि जिस दिन इमरजेंसी लगी उस दिन वर्ग में ही थे। 26 तारीख को उन्होंने स्वयंसेवकों के बीच में प्रश्नोत्तर कार्यक्रम किया। मैंने परम पूज्य बाला साहब से पूछा कि हम स्वयंसेवकों का, क्योंकि 800,000 स्वयंसेवक थे उसमें वर्ग में, मैंने स्वयं ही पूछा कि स्वयंसेवकों को क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बड़ा धैर्य से एक उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि स्वयंसेवकों को कुछ नहीं करना चाहिए जब तक अगला निर्देश नहीं आता। मेरे प्रश्न का दूसरा भाग था कि संघ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो उन्होंने 25 जून को कहा कि संघ पर निश्चित रूप से प्रतिबंध लगेगा। 25 जून को प्रतिबंध नहीं लगा था, लेकिन लोकतंत्र की हत्या हुई। हाँ, समझ हत्या आता हुई। है। संघ पर प्रतिबंध क्यों? 2-3 दिन बाद ही संघ पर प्रतिबंध लगा। हमारा वर्ग 26 से 27 तारीख को समाप्त कर दिया। परम पूज्य बाला साहब यहाँ से निकल गए, साफ निकल गए, उनकी गिरफ्तारी के वारंट थे, फिर भी निकल गए। यवतमाल में जाकर के फिर उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी और संघ पर फिर प्रतिबंध भी लगा। संघ पर प्रतिबंध इसलिए लगाना जरूरी समझा होगा सरकार ने कि भले ही प्रतिपक्ष में जितने पार्टियां थी वो बहुत व्यवस्थित नहीं थी, प्रतिपक्ष टूटा हुआ था, बिल्कुल बिखरा हुआ था। संघ परम देशभक्त संगठन प्रारंभ से ही रहा है और देश के हित में जो भी काम होता है उसमें संघ की पूरी भूमिका प्रारंभ से रही, 1925 से ही रही। 1925 में संघ की स्थापना के समय परम पूज्य डॉक्टर साहब ने समर्थकों को एक सिद्धांत दिया था कि पहले देश बाद में हम, संगठन बाद में, पहले देश। इस सिद्धांत को बखूबी हम सब लोग निभा रहे थे। मुझे लगता है सरकार को इसी का डर होगा, क्योंकि उनके मन में चोर था। इमरजेंसी उन्होंने सत्ता को सेव करने के लिए लगाई हुई थी, तो जब मन में चोर होता है तो जितनी राष्ट्रवादी ताकतें थी, जेपी के आंदोलन में भी संघ की पूरी भूमिका थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जयप्रकाश जी के साथ तन मन धन पूरे संगठन के साथ लगी हुई थी। इस तरह की खबरें अब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के पास थी, तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन में लगी हुई है, संघ पूरी तरह से इस आंदोलन में लगा हुआ है। तो संघ अगर असक्रिय रहा तो निश्चित रूप से बहुत विरोध होगा इमरजेंसी का, ऐसा विचार मुझे लगता है उनके मन में रहा होगा और संघ पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगाया। तो संघ ने जब ये जन आंदोलन चल रहे थे उस वक्त क्या भूमिका निभाई? संघ ने पहले तो तैयारी, संघ के जितने भी प्रमुख लोग थे सबको भूमिगत किया, सारे प्रचारक भूमिगत हुए लगभग जून से लेकर के, और ये गिरफ्तारियां चलती रही। हमारे जितने नगर प्रचारक, विभाग प्रचारक, जिला प्रचारक, प्रांत प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक, ये सब भूमिगत हो गए। संघ के बड़े कार्यकर्ता सब भूमिगत हो गए। जितने भी कार्यकर्ता पब्लिक एरिना में थे सबको सरकार ने पकड़ के जेल में डाल दिया, मीसा में डाल दिया। अनेक कार्यकर्ताओं को मीसा हुआ। तो एक तो संघ का एक तरह से स्वाभाविक जो नेतृत्व था वो एक तरह से उस समय कुछ समय के लिए वीक हो गया, क्योंकि जब संघ जो अधिकारी थे उनको जेल में डालना प्रारंभ कर दिया, तो पहला काम तो संघ ने पूरे संगठन को रिकूप किया। पूरे संगठन को उन्होंने फिर से प्लान किया। परम पूज्य रज्जू भैया जेल से बाहर रहे, बहुत सारे कार्यकर्ता जेल से बाहर रहे लगातार, और फिर तैयारी की। उस तैयारी के बाद अब उस समय चूंकि मैं तो बाल स्वयंसेवक था, इसलिए मुझे इतना समय नहीं, मतलब इतना आइडिया नहीं कि वो पूरे में क्या किया, लेकिन ये तय किया कि अक्टूबर में देवठान एकादशी के बाद एकादशी से पूरे देश में इमरजेंसी के खिलाफ एक संघ आंदोलन खड़ा करे, और उस आंदोलन में जगह जगह कार्यकर्ताएं आंदोलन करके और जेल में जाएं। मैं भी देवठान एकादशी को हमारे यहाँ से फरीदाबाद से 7-8 कार्यकर्ताओं का एक बैच गया था, और 24 अक्टूबर को हम भी 5 कार्यकर्ताओं का एक बैच लेकर के अपने विद्यालय से, मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था, हमने अपने विद्यालय से ही आंदोलन शुरू किया। हम नारे लगाते हुए पूरे शहर में घूमते रहे। हम 5 विद्यार्थी थे। आदरणीय गिरिजा शंकर जी उस समय हमारे मुख्य शिक्षक हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में हम 5 लोग इस आंदोलन को लेकर के पूरी पुलिस पूरे शहर में हमको ढूंढती रही। हम जगह जगह नारे लगाते हुए, पर्चे बांटते हुए, और हम इस सारे आंदोलन में शरीक हुए, और फिर पुलिस ने हमको गिरफ्तार कर लिया। तो इस दौरान जो आप लोग अपना विचार है वो पर्चों के माध्यम से पहुंचाते थे? हमारे उस समय जो विचार था, फोल्डर थे 2-2 पेज के, उन फोल्डर्स को हम लोग बाल स्वयंसेवक थे, और बाल स्वयंसेवक के माध्यम से जो संघ का समर्थित ग्रुप था या अन्य विपक्षी पार्टियों के लोग थे, सबको लोकतंत्र समाचार करके, लोकतंत्र सेनानी लोकतंत्र समाचार करके एक पत्र निकलता था, उस पत्र को हम घर घर पहुंचाते। तो जब आप लोगों को गिरफ्तार किया गया तब आपकी आयु कुछ 17? मेरी 17 साल की उम्र होगी। मैं तो हाई स्कूल करके 11th में पढ़ रहा था, अक्टूबर का महीना था। तो आपातकाल के दौरान आपको अपने आसपास क्या नजर आ रहा था? जेल में कितना समय आपको? आपातकाल के बाद तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, हमको तो कोई निश्चितता थी नहीं। हम अपनी माँ से आज्ञा लेके गए, हमारी माँ ने बिल्कुल तिलक लगा करके हमको विदा किया था।
5 साथी थे हम, और पांचों ने मिलकर के आंदोलन किया। पांचों की माँ आई थी उस समय, क्योंकि अब वो माँ है नहीं, उस समय उसकी याद थोड़ा सा आ जाती है। तो संघ के उस समय माँ ने कहा था कि बेटा जाओ, जो कुछ तुम्हें करना है करो। हमने अपने पिता को नहीं बताया था, माँ को बता के गए थे। तो पिताजी बाद में थाने में आए और बहुत रोए वो, और उन्होंने कहा कि मैं हर तरह की माफ़ी आप दे दो। थानेदार ने भी कहा कि बच्चे अगर माफ़ी दे दें तो उन्हें हम छोड़ देंगे, लेकिन माफ़ी मांगने का कोई मतलब ही नहीं था। पूरी रात हम लोग थाने में भी हमारे साथ, हमने कहा हम संघ के स्वयंसेवक हैं, और संघ के स्वयंसेवक उन्होंने कहा जात पात मानते, उन्हें कोई जात पात नहीं मानते। तो थाने में भी हमको, जो महिला वहाँ झाड़ू लगाती थी, जो काम करती स्वच्छता का, उसके हाथों से हमको पानी पिलवाया गया, ये देखने के लिए कि इनको कोई, हमने बड़े शहर से पानी पिया हुआ, हमको भोजन करवाया गया उसी के हाथों से। और जब ऊपर से एसपी का फोन आया तो उन्होंने कहा कौन है, बोलो सब दुधमुए बच्चे हैं ये सब, अगर एक थप्पड़ मार दूँ उनकी पेशाब निकल जाएगी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, उनको अब कल तुम चालान करके और आगरा जिला जेल भेज दो। तो संघ के जो वरिष्ठ स्वयंसेवक थे, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, वो इस दौरान आपसी संपर्क में थे या संपर्क में नहीं थे, और सब अपने अपने स्थानों पर रह के ही अपना प्रयास और आंदोलन जारी रख रहे थे? सब लोग गुप्त रूप से काम कर रहे थे, हम बराबर मिलते थे, हमारे परिवार में भी आते थे, और अन्य परिवारों में बैठकों का दौर चलता रहता था। अगर ये प्रेरणा संघ के बड़े अधिकारी नहीं देते तो हम भी जेल कैसे जा पाते? वो तो उनकी प्रेरणा के कारण से हम लोग जेल गए। जेल में हम आए तो जेल में चूंकि प्रारंभ का काल था आंदोलन का, तो जेल में भी जब हम आए तो हमको एक जनरल बाड़े में बंद कर दिया। जनरल बाड़े में अन्य अपराधी जो थे वो सब हमारे पास आ गए, तो हमने वहाँ भी उनको हमसे पैसे वैसे निकालने लगे, छिनाने लगे। तो हमने वहाँ पर नारेबाजी की। तो हमारे जो जेल में और साथी थे, एक बाबूराम हुआ करते थे आगरा के, वो हमको बाकायदा लेकर के और अपने राजनीतिक कैदियों के बाड़े में ले गए। बाद में संख्या जिला जेल में लगभग 500 के करीब हो गई। ये मात्र आप एक जेल की बता रहे हैं? हाँ, केवल एक जेल में। और मुझे अनुमान है 1 लाख से ज्यादा स्वयंसेवकों ने पूरे देश में आंदोलन करके गए। अब पूरे देश की राजनीतिक दलों की क्या स्थिति हो सकती है इसका मैं आकलन करूं तो हम 500 स्वयंसेवक थे लगभग, और अन्य पार्टियों के जो लोग थे वो मुश्किल से 50 थे, मुश्किल से 50, और 50 में भी बहुत सारे लोग बहुत जल्दी जल्दी बाहर चले गए। भारतीय लोकदल के सबसे ज्यादा लोग थे, संगठन कांग्रेस के भी लोग थे, तो ये सारे लोग बहुत थोड़ी मात्रा में थे। संघ के स्वयंसेवक पूरे देश में आंदोलन कर रहे थे। जब संघ के स्वयंसेवक आंदोलन कर रहे थे, गिरफ्तारियां भी हो रही थी, उस दौरान एक दल था जो आंदोलनरत था, लेकिन वही एक आम जनमानस था। उन दोनों के ही संघ को लेकर क्या विचार थे उस समय? देखिए, संघ तो चूंकि राष्ट्रवादी संगठन था, संघ के स्वयंसेवक देशभक्ति का पाठ शाखा पर पढ़ते थे, समाज में संघ का बहुत थोड़ा सा हिस्सा था। लेकिन जागरूक होने के कारण से, क्योंकि संघ के स्वयंसेवकों ने सारे आंदोलन में भाग लिया, आंदोलन में भाग लेने के कारण से उनके परिवार वाले, परिवार रिश्तेदार, हितू रिश्तेदार सब लोग इस सारे आंदोलन से एक तरह से जुड़ गए। और क्यों बेटा आपका गया है, ये बात इमरजेंसी में गया है, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी है, तो ये सारी चर्चा उस आंदोलन 1 लाख लोगों का अगर गुणात्मक प्रभाव देखा जाए तो मुझे लगता है वो 2-4 करोड़ हो गया होगा, क्योंकि हम सबके मिलने वाले सबको तो ध्यान में आ गया ना। फिर सारे परिवार के लोग चर्चा में आ जाते हैं, कोई जमानत के लिए दौड़ रहा था, कोई निकलवाने के लिए दौड़ रहा था। तो इस तरह से मुझे लगता है उस आंदोलन का बहुत व्यापक असर पूरे हिंदुस्तान में पड़ा। इस आपातकाल के लिए आप किसे दोषी मानते हैं, और इससे भारत को उस 2-2.5 साल की अवधि में क्या हानि हुई? भारत का इसको दोषी तो मानते हैं प्रधानमंत्री उस समय थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनकी सत्तारूढ़ता थी। उनकी जो कोटरी में विद्याचरण शुक्ला, बंसीलाल, वो जो उनका नेतृत्व था कांग्रेस का, वो दोषी था। और उस आपातकाल के शुरू के दिनों में इन्होंने सब ट्रेनें टाइम से चले, सब चीजें, लेकिन वो जबरदस्ती काम करना शुरू किया। तो दिखाने के लिए तो उन्होंने कहा कि आपातकाल से बड़ा वो हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन चूंकि पूरी सत्ता का केंद्रीकरण हो गया, विपक्ष की आवाज दबा दी गई, वो जो कर रहे थे तो सत्तारूढ़ता के और एक तरह से तानाशाह की प्रवृत्ति के कारण से जैसा वो चाह रहे थे वैसा हुआ नहीं, सब धीरे धीरे डिले होता चला गया।
नसबंदी का बहुत बड़ा आंदोलन चला। किस प्रकार की यातनाएं दी जा रही थी? जेलों में तो बहुत तरह की बहुत मार पिटाई होती थी, बहुत मारते थे। अधीश भटनागर जी थे हमारे साथ, एक रावत जी थे, दोनों बंधु हमारे जब 10-12 दिन बाद आए तो आप समझिए कि ये दोनों बंधु चल नहीं पा रहे थे, इतनी इनकी यातना थी, मतलब इनको इतना मारा था, इनकी हड्डियां नहीं टूटी, बाकी पूरे शरीर में नील पड़े हुए थे। वो तो हम जब तक 3 महीने जेल में रहे तब तक भी अधीश जी बाद में संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख बने, और मुझे लगता नहीं कि वो पूरी जिंदगी भर एसी में सो पाए होंगे। ठंडा तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, इतनी उनके शरीर पर चोट थी, और उन चोटों को खाके भी वो सारा काम हुआ। बहुत कार्यकर्ता हो चुके। उत्तर प्रदेश में तो जो पिटाई का स्तर था उतना ज़्यादा नहीं था, अन्य पर केरल में, कर्नाटक में, यहाँ बहुत पिटाई, बहुत तरह की यातनाएं दी। मतलब उस तरह की यातनाएं दी स्वयंसेवकों को जिनका वर्णन करना भी मतलब कहना चाहिए पब्लिकली अच्छा नहीं लगता। हम ऐसा पढ़ते और सुनते हैं कि सड़कों पर निकलते वक्त आपको पता नहीं होता था आपकी कब और कहां से गिरफ्तारी हो जाएगी। हाँ, तो ऐसे ही होता था कि भाई उनके पास तो, अब जैसे हमारे एक श्याम जी थे, श्याम जी हमारे यहाँ कपड़े का व्यवसाय करते थे, बड़े साधारण स्वयंसेवक थे, लेकिन श्याम जी हमारे विभाग प्रचारक भी थे। तो विभाग प्रचारक जी का, श्याम जी का, उनके पास गिरफ्तारी का वारंट था, वो श्याम बिहारी जी को ले गए गिरफ्तार करके। अब वो बुजुर्ग स्वयंसेवक बेचारे केवल छोटा मोटा व्यवसाय करते थे, दुकान थी उनके सदर बाजार में, उनको लेके जेल में बंद कर दिया। जबकि श्याम जी अंडरग्राउंड थे, उन्हें पकड़े नहीं पाई कभी पुलिस। और उन लोगों के पीछे जो परिवार थे, जैसे आप लोग, जैसे अब परिवार थे कई भाई, तो जो लोग निशा में बंद हुए, जिनका व्यवसाय केवल अकेला स्वयंसेवक परिवार है मान लो, तो वो अकेले व्यवसायी हैं या नौकरी करते हैं, एक ही व्यक्ति जहाँ एक ही व्यक्ति, तो परिवार में बड़ी दिक्कत हुई सब जगह। उनको रोटी की, खाने की, बच्चों की फीस की बहुत दिक्कत हुई। बाद में स्वयंसेवकों ने मिलजुल करके सारा काम किया, लेकिन परिवार में बहुत परिवार उसमें बड़े परेशान हुए। तो जैसे आपने कहा कि तानाशाही की एक गंध सी आने लगी थी, तो तानाशाही गंध नहीं, तानाशाही थी। मतलब उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वयं जितना जो भी डिसीजन लेना, स्वयं डिसीजन ले रहे थे, जैसा पार्टी से कराना चाह रहे थे वैसा पार्टी कर रही थी। आप जब जेल से निकले तब संघ कैसे कार्य कर रहा था, किस प्रकार से संघ का कार्य चल रहा था? जेल से आने के बाद फिर धीरे धीरे हमने पूरे देश में, मुझे लगता है चूंकि हम लोग फैजाबाद में थे, बाल स्वयंसेवक थे, हमने फुटबॉल शुरू कर दी थी। हम संघ की शाखा रेगुलर नहीं लगा सकते थे, तो हमने कहा क्या ऐसा कोई गेम हो जिसमें मैक्सिमम लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो हमने फुटबॉल क्लब बना लिया था। ये प्रतिबंध के दौरान की बात है? प्रतिबंध के दौरान जेल में, जैसे हम लोग अक्टूबर में गए थे और फरवरी में निकल के आए थे जेल से, तो जेल से निकलने के बाद कुछ समय तो हमको कॉलेज वॉलेज को रेगुलर करने में लगा। हमारा लगभग रिस्ट्रिकेट ही हो गया था विद्यालय से, तो प्रिंसिपल साहब से इधर उधर से प्रेशर डाल के वापस हम रेस्टोर हुए और एग्ज़ाम भी दिए। एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद फिर हम लोगों ने फुटबॉल क्लब शुरू किया। शाखाओं पर भी हम बुलाते थे सब बच्चों को, साथ के सब लोगों। तो फुटबॉल क्लब हमारे उस समय अधीश जी महानगर प्रचारक होकर आ गए थे, तो ये प्रचारक व्यवस्था संघ का जो स्ट्रक्चरल काम था, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था, संघ ने अघोषित रूप से वो शुरू कर दिया था। तो वो शाखा के रूप में सब जगह फुटबॉल क्लब बन गए थे। अच्छा, ठीक से शाखा नहीं लग सकती, शाखा ध्वज नहीं लग सकता, प्रणाम नहीं हो सकता, प्रार्थना नहीं हो सकती, लेकिन हमने फुटबॉल क्लब बना लिए। तो 1 घंटे के लिए शाम को 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए हम सब लोग स्वयंसेवक आते थे, कहते नहीं थे हम संघ के काम के लिए जा रहे हैं। अच्छा। लेकिन सब आकर के फुटबॉल खेलते थे, 20, 25, 30 लोग। यही सारे लोग फिर दिन में मासिक पत्र था, उसको बांटने का काम करना, बैठकों के माध्यम से सूचना पहुंचाना इधर उधर, वहाँ लोकल किसी तरह का अगर कोई समाचार देना है किसी को, तो स्वयंसेवकों की ड्यूटी लगती थी, जाकर के दें। हमारी मासिक द्विमासिक बैठक भी होती थी लगातार, उनमें सारी रचना बनती थी कि भाई किस तरह से हम इस सारे आंदोलन को आगे बढ़ाएं। और इस तरह का संवाद आप उस फुटबॉल के दौरान ही कर लेते थे? फुटबॉल मैच के आगे पीछे हम लोग मिलते थे, बैठते थे, वो तो गप्पे सप्पे होती रहती थी। उसी बीच आप आगे की रणनीति भी बनाते थे? रणनीति भी बनती रहती थी, रेगुलर टच में थे हम बकाया। वो एक तरीका हो गया था कि आप रेगुलर मिलते रहें कम से कम एक फुटबॉल मैच के जरिए। अब आंदोलन तो कर नहीं सकते, विद्यालय में भी मिलते थे। विद्यालय में जब हमारा लंच पीरियड होता था तो हम सब कार्यकर्ता एक बार टाइम पे जब जरूरत पड़ती थी तो विद्यालय में बैठक करते थे। जो हमारे पास समाचार होता था तो ये देख करके कि भाई ये पत्र कहाँ कहाँ पहुँचा सकते हैं, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं, हमारे विचारों के लोग कौन है,
मतलब हम एक तरह से लोकतंत्र जिंदा रहे, हम सरकार के विरोध में एक आग धधकती रहे, सरकार क्या कर रही है और क्या होना चाहिए ये बात की समीक्षा जनमानस में बनी रहे। तो कुछ लोगों का सिलेक्शन करके जिनको वो पत्र पहुंचा सकते थे उनका सर्कुलेशन धीरे धीरे बढ़ाना, उन पत्रों को लेना, जगह जगह आगरा से भी लाते थे, कई बार फिरोजाबाद में भी आ जाते थे तो वहां से डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो इस सारे काम में कार्यकर्ताओं की शक्ति लगी हुई, मतलब एक संगठन पूरी तरह से जीवंत था। मतलब स्वयंसेवक लगातार काम कर रहे थे। हाँ। संगठन जीवंत था। इतने सारे आंदोलन चले, स्वयंसेवक लगातार कार्य कर रहे थे, भूमिगत आंदोलन आप लोगों ने किया, स्वयंसेवक पर्चे बांटते थे, पत्रिकाओं के माध्यम से अपने विचार पहुंचाते थे। आपने कहा फुटबॉल खेलने के बहाने आप लोग मिल पाते थे और एक दूसरे से चर्चा संवाद कर पाते थे कि आग धधकती रहे। ऐसा मोड़ धीरे धीरे कब आया कि जो तत्कालीन सरकार थी उसे घुटने टेकने पड़े और फिर लोकतंत्र एक बार फिर तत्कालीन सरकार ने घुटने टेके हो ऐसा तो नहीं लगता था। मुझे ध्यान है आदरणीय श्याम जी भाई साहब ने एक बैठक ली थी, तो हमारे एक स्थानीय कार्यकर्ता थे, उनका यमुना जी की भट्टा था, भट्टा शहर से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर था। हम उस बैठक में पूरे दिन सक्रिय रहे। उस बैठक में मैं शाम को आ रहा था, तो शाम को एक आदत सी पड़ गई थी कि समाचार सुनने की। उस समय रेडियो हुआ करते थे, आज की तरह मोबाइल और वो सब नहीं था। तो मैं जब लौट के आया और मैंने समाचार सुना, 7:30 या 7 बजे का कोई समाचार होगा, जाड़े के दिन थे, जनवरी का महीना था। उस जनवरी के महीने में मैंने समाचार सुना कि इंदिरा गांधी ने इलेक्शन अनाउंस कर दिए 22 या 23 मार्च के, कि भाई पूरे देश में इलेक्शन होंगे जी। तो बाद में हमने जब चर्चा की कि भाई ये अचानक कैसे हो गया, क्योंकि जिस दिन हम लोग उस बैठक में गए थे तो उस बैठक में आदरणीय श्याम जी से हमने पूछा कि वैसे संघर्ष कब तक चलेगा। तो आदरणीय श्याम जी ने कहा कि ये मान लेना चाहिए कि हमारा जीवन तो संघर्ष के लिए ही है, अब ये कैरियर वेरियर तो कुछ नहीं होगा, अब ये संघर्ष 2 साल 5 साल 10 साल 50 साल पता नहीं कितने साल चलेगा, इसका कोई भी उस समय एंड नहीं दिखता। और लेकिन बड़ी सुखद अनुभूति हुई, इलेक्शन अनाउंस हो गए, समाचार मिले। तो जब बाद में चर्चा अधिकारियों से, जो साथ के कार्यकर्ताओं से ऐसा पता लगा, विश्वस्त क्या था ये तो पता नहीं, इंदिरा गांधी ने पूरे देश में सर्वे कराया है। अच्छा। और उस सर्वे के दौरान उन्हें ऐसा लगा, लोगों ने कहा कि भी उनकी बहुत पॉपुलैरिटी है और इलेक्शन को जीता जा सकता है। ये ऐसा उनको उनकी सर्वे आभास हुआ। पूरे विश्व में चूंकि लोकतंत्र को का गला घोंट के इमरजेंसी लागू करी गई थी, पूरे देश में इंदिरा गांधी तानाशाह ऐसा करके बदनामी हो रही थी, पूरे विश्व में उनकी मान्यता धीरे धीरे कम होती चली जा रही थी। तो इंदिरा गांधी को लगा कि जब मेरे अनुकूल सारा वातावरण बन गया है तो मैं इलेक्शन क्यों ना करवा लूं। तो मुझे लगता है उस भ्रम में उन्होंने इलेक्शन घोषित करवाया। अच्छा, ये बात सत्य भी हो सकती है, इंदिरा गांधी जी बुरी तरह हारी, कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हारी। हाँ, मतलब चुनाव के बाद जो लोकतंत्र था, जो लोगों का मत था, वो लोगों का मत था, वो ही नजर आया। विरोध का अंदर से लोग उनके विरोध में थे, आहत थे, क्योंकि उस समय इतने अत्याचार, इतने नाचार होना शुरू हो गए थे। अब पेड़ लगाओ अभियान चलाया संजय गांधी ने, तो पूरे देश में यूकेलिप्टस लगा दिए। नसबंदी, तो बूढ़े लोगों की भी नसबंदी हो रही थी। मतलब वो सत्ता के मद में डिसीजन लेते गए, लेकिन कार्यपालिका से उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए। इतने ज्यादा बंदिश, इतने ज्यादा प्रोग्राम, इतने ज्यादा खिंचाई होने लगी, तो सारा सब कुछ तहस नहस हो रहा। शुरू के तो 6 महीने उन्होंने मेंटेन कर पाए, लेकिन बाद में एक तरह से अनारकी हो गई पूरे देश। तो ये धीरे धीरे जब समझ में आया, एक अपॉर्चुनिटी सबको लगी कि अब हम अपनी आवाज वोट के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, तो पूरे देश ने उस वोट के माध्यम से व्यक्त किया और जनता पार्टी शासन में आई। एक अच्छी बात और हो गई कि जनता पार्टी में जितने विपक्षी मुख्य पार्टियां थी वो सब शामिल होकर के उन्होंने सबने सामूहिक इलेक्शन लड़ा जयप्रकाश जी के नेतृत्व में, और उन्हें लोकतंत्र की बहाली हुई। जी, लोकतंत्र एक बार फिर जीवंत हो उठा। मुझे याद है, मैं तो जैसे ही जनवरी में, मैं उस समय 12th क्लास में आ गया था, तो जनवरी में जैसे इलेक्शन अनाउंस हुए तो हमको हमारे अधिकारियों ने कहा कि भाई महीने 1.5 महीने के लिए तुम सब लोगों को अब पूरा समय इसमें लगाना पड़ेगा। तो हम भी अपना लेकर के सब लग गए, गाँव गाँव जाना, रोज साइकिल उठाते थे, 5-7 कार्यकर्ताओं की टोली बनाते थे
और गाँव गाँव घूमते थे। इलेक्शन के कारण से जो एग्जाम हमारे मार्च में होते थे वो 15 दिन पोस्टपोन हो गए थे, अप्रैल में हो गए थे। मैं बड़ी प्रभु की कृपा रही कि वो इलेक्शन के बाद तैयारी करने का थोड़ा मौका मिल गया जी। तो 12वीं क्लास पास हो। लोकमत लोगों ने चुनाव के माध्यम से दिखा दिया कि तत्कालीन सरकार लोकमत मतलब भारत का जो लोकतंत्र है ये बड़ा शांतिप्रिय है जी। ये कहता कुछ नहीं है जी, मन में सब कुछ रखता है जी जी जी। और ये कल क्या व्यक्त कर देगा वो चुनाव में, उसको आज भी कोई नहीं असेस कर पाता। जितने सर्वे आते हैं कई बार वो सर्वे हमें झूठे लगते हैं। लेकिन भारत के लोकतंत्र के बारे में आजकल कई लोग विदेश भी जाते हैं और कुछ लोग ऐसी बातें भी कह रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, जो भारत का लोकतंत्र, अभी रिसेंटली राहुल गांधी जी गए थे विदेश में, उन्होंने कहा भारत का लोकतंत्र खतरे में। अब उनकी दाल चूंकि हिंदुस्तान में गल नहीं रही। लोकतंत्र तो बहुत मजबूत है, सारी जो लोकतांत्रिक शक्तियां थी मजबूती के साथ लगी हुई हैं। हम क्या हैं इसका जागरण बहुत तेजी से हो रहा है। आज सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब इसमें बड़े सहयोगी हैं। आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जाग रहा है और उससे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे हम क्या थे और हमको क्या होना चाहिए, इसका जो अंतर है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो। जी, लेकिन एक बात कहूंगी, आपने कहा न्यायपालिका और दूसरी बात है लोकतंत्र, ठीक है, ये दोनों ही, जैसे कि अगर हम बात करें आपातकाल की और आज की बात करें तो कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। अगर हम आपातकाल की दृष्टि से देखें तो न्यायपालिका ने एक डिसीजन दे दिया था, ठीक है, उसकी अवमानना हुई उस दौरान, और लोकतंत्र आपातकाल के दौरान क्या स्थिति थी? आप देखिए, न्यायपालिका का तो गला घोंट दिया, उसका डिसीजन नहीं माना। उन्होंने अपने हिसाब से संविधान संशोधन कर लिया, संविधान संशोधन करके उन्होंने सेकुलर वर्ड जोड़ दिया। भाई, भारत में सर्वधर्म संभाव तो हमारी संविधान की आत्मा थी। आज संविधान ने भी ये कहा था कि सर्वधर्म संभाव का देश है। यहाँ किसी एक रिलीजन को हम राजनीतिक दृष्टि से बढ़ावा नहीं देंगे। शासन का कोई धर्म नहीं होगा। जी जी। लेकिन सब समान ये करना चाह रही हूँ, एक प्रश्न ये करना चाह रही हूँ कि कुछ नेता कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। इसी बात को आप आपातकाल की दृष्टि से कैसे रखना चाहेंगे? आपातकाल में भी लोकतंत्र खतरे में, तो उनके हिसाब से तब तो उन्होंने आपातकाल लगाया और आज सब कुछ बहुत बढ़िया है, तब भी लोकतंत्र खतरे में। ये सत्ता में होते हैं तो लोकतंत्र चल रहा होता है और ये सत्ता के बाहर होते हैं तो लोकतंत्र खतरे में। तो आपके कहने का अर्थ है कि लोकतंत्र तो आपातकाल में खतरे में था। आपातकाल में खतरे में था और जब ये सत्ता में नहीं होंगे तो खतरे में, इनके हिसाब से। हाँ, इनका नैरेटिव है। इनका नैरेटिव है। जबकि वाकई में तो आपातकाल के दौरान क्या किया गया? आज न्यायपालिका बहुत अच्छा काम कर रही का सम्मान है। आज बहुत तेजी से डिसीजन होने चालू हो गए। न्यायपालिका में कैसे गति आए, कैसे मैक्सिमम जो केस जो अभी रिजॉल्व नहीं हुए उनको कैसे जल्दी से जल्दी पूरा किया, इस तरह की एक सोच हो रही सरकार के बीच में और न्यायपालिका के बीच में। जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर के, कार्यप्रणाली को लेकर स्वस्थ बहस हो रही है। कार्यपालिका में आप देखिए, कार्यपालिका में बहुत बदलाव आ रहा है। आज जो भ्रष्ट अधिकारी हैं सस्पेंड किए जा रहे हैं, इंक्वायरी सेटअप की जा रही है और जो अच्छे अधिकारी हैं उनको बढ़ावा मिल रहा है। डिजिटलाइजेशन के कारण से भ्रष्टाचार में बहुत ड्रास्टिकली कमी हुई है। तो ये सारी चीजें, और आज आप देखिए 7.2 जीडीपी की ग्रोथ 1922-23 की, ये पूरे विश्व में इतनी बड़ी ग्रोथ किसी की नहीं हुई। आज हम सबसे ज्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी वाले देश हैं। अभी हमारी जो परचेजिंग पावर इंडेक्स था पीपीआई, वो 58.5 31 साल के बाद हाईएस्ट हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बहुत तेजी से चल रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीजें तो जन सामान्य को पता ही नहीं लगती। आज इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी तेजी से विकास हुआ है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर की तेजी के विकास के आधार पर हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत तेजी से हो सकती है। आज पूरे विश्व में ऐसा माहौल बना है कि चाइना का अगर कोई अल्टरनेट हो सकता है तो विश्व को सप्लाई देने में भारत हो सकता है, ये विश्वास है। आज मोदी जी अभी यूएसए गए हुए हैं, उनका बिल्कुल रेड कारपेट करके दोनों पार्टी, चाहे रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेट हो, वो दोनों स्वागत में लगे हुए हैं। आज भारत विश्व का नेतृत्व करे ये पूरा विश्व जानता है। विश्व जानता है, विश्व चाहता है और विश्व चाहता है। मोदी जी के रूप में एक अच्छा प्रभावशाली नेतृत्व
आज उनको लग रहा है कि ये भारत कर सकता है। और भारत की भी सांस्कृतिक धरोहर हम कोई ऐसे नहीं रहे, हमारी ये जो संस्कृति, हमारी सभ्यता कोई 150-200 साल की नहीं है, तो लाखों सालों की सभ्यता के कहना चाहिए अनुगामी है, पुरातन से लेकर के और सनातन तक। आज हम जो सनातन की बात करते हैं वो सनातन पुरातन को लेकर के ये जितनी परंपराएं, जितने हमारी आध्यात्मिक प्रगति हुई, हम लगातार उसको एवेल्युएट करते रहते और उनको चेंज करते रहते। हमारा समाज, लोग कहते हैं कि हम डायनामिक नहीं है, जितना समाज, हिंदू समाज डायनामिक है, जितना हिंदुस्तान डायनामिक है, वर्ल्ड में कोई संस्कृति इतनी डायनामिक नहीं है। हमारे स्त्रियां कभी कोई पर्दा थोड़ी करे, तो मुसलमानों के आने के से पर्दा किया जी। हमारे यहाँ हम एक पत्नी, उसके बाद सब बहन और माताएं, हमारे यहाँ कोई बलात्कार नहीं होता था, हमारे यहाँ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ थी नहीं जी। इतना उत्कृष्ट समाज था हमारा। अब धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से, लोगों में जन जागरण के माध्यम से अब उन परंपराओं को धीरे धीरे उनका पल्लवित होना शुरू हुआ है और लोगों के मन में एक आग है कि हमको श्रेष्ठ बनना जी। और मुझे लगता है ये आग जलती रहनी चाहिए जब तक हम श्रेष्ठतम नहीं हो जाए। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जाते जाते शायद ये उन लोगों को जवाब मिल गया होगा जो समझते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, जबकि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका के निर्णय की अवमानना की गई। लोग जो मतदान करते थे उनके मतों का तिरस्कार किया गया। लोगों पर उनके मानवाधिकार जो उन्हें दिए गए थे उनका भी हनन किया गया। शायद आज जो भारत की स्थिति है वो आप जानते हैं, आपने हमारे विशेष अतिथि महेश जी से भी भारत की स्थिति के बारे में सुना। आज के इस चर्चा को यहीं पूर्ण करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद पल्लवी।